Assalamu alaikum. Welcome to the 8th class of the master class on building a startup. आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट द 4 pies of marketing, 4 main pieces on your product success. ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट फेज में जा सकता है या नहीं जा सकता। ठीक है, हम आज देखेंगे ये 4 पाइज होते क्या हैं, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को 4 पाइज के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ केस स्टडीज़ हैं वो हम देखेंगे। ठीक है ना, अगली स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, ये 4 पाइज ये है क्या, मार्केटिंग मिक्स है क्या? बेसिकली जब भी आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं आपके पास 4 मेन चीज़ें आती हैं। जब भी आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है या आप एक स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं, आपके पास आपका प्रोडक्ट आता है, ठीक है, आपके पास आपके प्रोडक्ट की प्राइस आती है, आपके पास प्रोडक्ट की प्लेस आती है कि कहाँ पे उसको प्लेस करना है बेचने के लिए, और फाइनली प्रमोशन आती है। उसकी आपने सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, बेसिकली अपने एंड यूज़र को या अपने लीड्स को या फ्यूचर कस्टमर्स को कैसे बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप इससे ख़रीदो। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इसके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, इसको हम लाइव भी देखेंगे कि कैसे ये हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना। अच्छा, 4 पार्ट्स ऑफ द होल मार्केटिंग होल ग्लैंस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया, जब आप एक स्टार्टअप डेवलप करते हैं तो आपके पास 4 पाइज आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जब भी आप डेवलप कर रहे होंगे आपने अपने आप से सवालात करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं कि यार मैं कौन कौन सी फीचर्स रखूं, कौन कौन सी फीचर्स को निकालूं। ठीक है, अब इसमें ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी भी हम लोग लेके आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं प्रोडक्ट। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, प्राइस के बारे में बता दूं, बेसिक आइडिया दे दूं, फिर हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को देखने कैसे इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट में देखेंगे क्या फीचर्स रखनी, क्या निकालनी है। ठीक है, अच्छा, फिर प्राइस में आपने देखनी है कि इसकी प्राइस कितनी रखनी है हम लोगों ने। अब ये प्राइस कैसे रखी जाती है एक प्रोडक्ट की, ये भी प्रॉपर एक फ़िलासफ़ी है। आपने ऐसे जाके नहीं कह देना कि हम लोगों ने जैसे आसान राब्ता बनाया, हम आपसे 20,000 लेंगे। पहले लाख रुपए का एक सेल्स का बंदा चाहिए होता था, सेम काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे 20,000 आप हमें पे करें। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्लेस, कि हम उसको बेचेंगे कैसे। जैसे कि अगर आपके रिटेल का प्रोडक्ट है, परफ्यूम्स हैं इस तरह के, तो आपको ऑब्वियसली या तो ई कॉमर्स का स्टोर बनाएंगे या कोई शॉप वगैरह में वहाँ पे बेचेंगे, या अगर आपकी कोई सैस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप जाके उससे ऑनलाइन प्लेस करेंगे। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर का प्रोडक्ट है, ड्रोन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको प्लेस करने की एक सेपरेट जगह होती है। ठीक है, अब बेसिकली ना आपने प्लेस ऐसे आइडेंटिफाई करनी है कि जो आपके लीड्स हैं ना या फ्यूचर कस्टमर्स हैं उनके लिए आना आसान हो, वो आते रहते हो, उनके लिए इस प्लेस को एक्सेस करना आसान हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई गेम बनाई है तो ऑब्वियसली आप मोबाइल की गेम है तो ऐप स्टोर में अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं है कि गूगल में जाके APK दे देंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, प्रमोशन की बात है, ये प्रमोशन के जो तरीके होते हैं ना, 2 मेन तरीके हैं, इनबाउंड है और आउटबाउंड है। इनबाउंड मतलब ये कि लोग हमारे पास आते हैं, आउटबाउंड ये कि लोग हम लोगों के पास जाते हैं। अब इनबाउंड में आपके पास क्या आता है, ऑर्गेनिक कंटेंट आता है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फेस वाला कंटेंट बनाने लग जाएं, फेसलेस कंटेंट बनाने लग जाएं प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। आपके पास इनबाउंड में एड्स आते हैं, पेड एड्स। ठीक है, आपके पास फिर इसके बाद PRs आती हैं, इवेंट्स आते, इवेंट्स आप जाके करवाएं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अभी नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉपर जो गो टू मार्केट बनती है ना एक स्टार्टअप की, कैसे, वो बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जिसमें से हम लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप्स हैं, मेजर स्टार्टअप्स हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इनबाउंड लीड आपके पास आता है, कुछ 5-6 तरीके हैं इसके लिए। ठीक है, फिर आउटबाउंड में आपके पास ईमेल मार्केटिंग आती है, कोल्ड DMs आते हैं, कोल्ड कॉल्स आती हैं। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कोल्ड कॉल्स चलती हैं अगर आप कंज्यूमर्स को बेचना चाह रहे हो या बिजनेसेस को बेचना चाह रहे हो, और दूसरा कोल्ड DMs चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ये 2 चीज़ें मैंने पर्सनली नोटिस की, वो चलती हैं। कोई सवाल? पाकिस्तान के अंदर वैसे जब भी हम कॉल करते हैं
मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। अब इन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान में जब भी हम सवाल किसी को कॉल करते हैं ना तो वो बंद कर देता है, अननोन नंबर है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, जो यूएसए में कोल्ड कॉलिंग होती है ना, वहाँ पे इस तरह, हाँ, वो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है हमारे टीममेट ने। अच्छा, जो यूएसए में बेसिकली कोल्ड कॉल्स है ना, वहाँ पे ये बहुत चीज़ें अब होने लग गई, मैंने जो एक्सपीरियंस की है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड कॉलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं, सारी मार्केट ही कोल्ड कॉलर्स की वहाँ पे है, ठीक है। इंश्योरेंस बेच रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आपकी पिच सही नहीं बनी हुई है ना, तो ऑब्वियसली वो अगला बंदा बंद करेगा। आपने पिच को ठीक बनाना। अब मैंने जब भी कॉल्स किए, लोगों ने हार्डली अभी तक मैंने एक बंदे ने या दो बंदों ने जाके बंद की थी कॉल, ठीक है। मैं कॉल क्या करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं ऑनर से बात कर रहा हूँ या मैनेजर से? बिज़नेस ऑनर को कॉल करो ना, ठीक है। अब उन्हें ये दिखाना है कि कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने लग गए हैं, फिर प्रोडक्ट की पिच करो। और हमेशा याद रखना, पहली कॉल के ऊपर सेल नहीं होती है, फॉलोअप्स करने होते हैं। सेल्स का नाम ही यही है, ठीक है। कोई सवाल? मेन चीज़ आपकी पिच है कि क्या पिच बनाई है। मोस्टली ऑफ द टाइम यही होता है ना कि क्या नाम है, हम अपनी पिच के ऊपर क्या नाम है किसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जैसे ही कोई नाम है अननोन वॉइस ये करते हैं, वो नहीं, करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी कोई पिच ऐसी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई मतलब एक नॉर्मल सी पिच आप रखें, कन्वर्सेशनल पिच रखें, डायरेक्ट टू द पॉइंट होए, ठीक है। अगर खातून है, खातून से नाम वगैरह पूछेंगी, वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत घबराएंगी और करेंगी, बंद कर देंगी, लेकिन मर्द नहीं करते, ठीक है। अच्छा, बाकी पिच को अपने ना प्ले अराउंड करना पड़ता है। आपने जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है ना, उसको वर्ड्स वगैरह चेंज करें, देखें किस में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ए/बी टेस्टिंग। कॉल्स कितनी करें क्या नाम है उससे बंदे को, जैसे एक्सपीरियंस मेरे एक दोस्त ने एक्सपीरियंस किया है कि OLX पे कोई ऐड लगाते हैं, तो फिर कॉल पे कॉल करते हैं क्या नाम है, अगर आपने ऐड फीचर करवाना चाहते हैं तो क्या नाम है आप इतनी पेमेंट दें, और फिर जब फाइनली जब सेल आउट हो जाए आपका ऐड, तो क्या नाम है आप उससे कुछ कमीशन दें। वो कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, आप ब्लॉक भी कर देते हैं एक नंबर, वो फिर से करते हैं, वो डिनाई करते हैं, तो फिर वो एलेक्स हार्मोजी है ना, ही रियली बिग बिजनेसमैन, ठीक है। उनकी एक वीडियो थी और उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई है। वो कहते हैं कि बिफोर सक्सेस रिजेक्शन का खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी स्ट्रब बॉर्न, और लोगों को तंग करो, जाके बार बार कॉल्स करो, बार बार कॉल्स करो, उन्हें याद करवाओ। लेकिन एक होता है ना तंग वाली कॉल्स नहीं, उन्हें हर कॉल में जाके ना कोई इन्फॉर्मेशन दो, उन्हें कोई वैल्यू दो कॉल के अंदर, ठीक है। कोई टिप बता दो, कोई इस तरह की साइकोलॉजिकल टिप बता दो साथ। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे कस्टमर्स को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान है कि आपका जो कंपेटिटर है, या तो वो उसको अपना क्लाइंट बना लेगा, कस्टमर बना लेगा। पहला तो ये नुकसान है, पैसे लूज़ आप कर रहे हैं। दूसरा नुकसान आपका ये है कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका रिकरिंग कस्टमर तब भी एक बंदा बनता है जब वो आपसे पहली दफ़ा लेता है, और ब्रांड का नाम ही रिकरिंग कस्टमर्स है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा उसको सेल नहीं कर पा रहे तो आपके रिकरिंग कस्टमर कैसे बनेगा? सही है। कोई सवाल? बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं। मेरे एक क्वेश्चन है कि क्या नाम है, कोई बार हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी से कॉल्स करनी है? देखो मेरे ख्याल से पर्सनली मैं बताता हूँ, मेरी जो फ़नल है ना वो ऐसी है। हम कॉल करते हैं, ठीक है, डेमो बेचते हैं, फिर एक दिन के बाद वापस कॉल करते हैं, फिर उसके बाद DM भेजते हैं अपडेट के लिए, नहीं करता है, फिर 5 दिन के बाद वापस कॉल कर दो। मेरे ख्याल से 4 से 5 कॉल्स काफ़ी हैं। फिर आप जाके 1 मंथ 2 मंथ के बाद एक दफ़ा फॉलोअप कॉल कर दो, ठीक है। कोई सवाल? चलिए फिर अगले स्टेप में, नेक्स्ट। अच्छा, जैसे कि ये ज़रा डिटेल में स्लाइड आ गई है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं प्रोडक्ट के पाई को। अब इस पाई में प्रोडक्ट का मेन पार्ट क्या है? प्रोडक्ट में आपकी कोर फीचर्स आती हैं, क्वालिटी, रिलायबिलिटी आती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह आता है, ब्रांड का नेम आता है, आइडेंटिटी आती है, जैसे आपकी कलर स्कीम वगैरह होगी है, सही है। फिर उसके बाद आपकी पैकेजिंग आती है, कैसे पैकेज करोगे आप उसे। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ है, स्पेशली ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड नेम के अंदर, ठीक है।
ब्रांड जब भी आप लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना, सबसे पहले नाम आपने रखना है ना, उसके पीछे एक मीनिंग रखना है, एक विजन रखना है। मैंने बहुत ज़्यादा एमेचर्स को देखा है कि जब भी वो पहली दफ़ा प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो वो नाम ऐसा रखते हैं कि उसके पीछे कोई विजन ही नहीं है। आपको पता है आपकी कंपनी का नाम डिफाइन भी करता है कि वो कितनी बड़ी कंपनी बनेगी इन फ्यूचर, समझ आइए। टेक किस्म के नाम रख देते हैं, मतलब किसी और लैंग्वेज में रख देते हैं, ना उन्हें कुछ पता होता है ना कुछ पता होता है। अब जैसे मैं आसान राब्ता बोलता हूँ, मैं अगर किसी बंदे को पिच भी कर रहा हूँ ना, प्रोडक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। आसान राब्ता आपके बिजनेस में आपकी कम्युनिकेशन आपके कस्टमर के साथ आसान बना देता है। अब इसी तरह मैं कोई और नाम रख लूँ, नेक्स्ट क्लो, नेक्स्ट सेल, या इस तरह का कुछ मैं कोई कॉम्प्लेक्स नाम रख लूँ, वो अगले बंदे को याद भी नहीं रहता और समझ भी नहीं आता। विजन लाजमी है दिखाना नाम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटी आती है, कलर स्कीम्स वगैरह आती हैं। कलर स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलर क्या रखोगे। कलर साइकोलॉजी का पता है, मतलब कलर साइकोलॉजी होती है कि हर कलर ना आपको एक डिफरेंट फीलिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेवी ब्लू रखेंगे ना, तो हमें सिक्योरिटी का फीलिंग दे रहा है। ऑरेंज रखेंगे ना, तो एनर्जी का फीलिंग दे रही है, ठीक है। आप फिर अपने प्रोडक्ट के लिहाज ना आपने उसका कलर डिफाइन करना है, सही है। समझ आई कलर साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली हर कलर एक फीलिंग देता है, और आपने इन चीज़ों को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। इन चीज़ों को ऐसे नहीं कि सिर से गुजारना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं, जो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस हाई करती हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर्स कितने वो वाइब्रेंट होते हैं, रेनबो कलर्स टाइप होते हैं, देखे हैं ना, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे। इसी तरह अगर आप कोई सिक्योरिटी की कंपनी देखेंगे, या आप खुद देख भी सकते हैं, उनका ब्लू कलर होता है क्योंकि वो ट्रस्ट दिखाना चाह रहे हैं। ब्लू कलर ट्रस्ट की फीलिंग देता है, नेवी ब्लू। ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट कोई अगर देखेंगे, आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी किस्म ना, जैसे फैंटा है, फैंटा को ऑरेंज की एनर्जी देना चाह रहा है वो, ठीक है। ब्लैक अथॉरिटी देता है, ठीक है। तो ये कलर साइकोलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो इस चीज़ को लाजमी देखा करें कि अगले बंदे को आप प्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के लिहाज से, अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस। अच्छा, प्राइसिंग की ना कुछ दो स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। एक है कि आप प्राइस स्टार्टिंग में ज़्यादा रखो, या प्राइस अपनी स्टार्टिंग में कम रख के ज़्यादा करो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप प्राइस ज़्यादा रखते हो ना, जब भी, ये अगले बंदे के ऊपर क्या इंप्रेशन लेके आता है। अगले बंदे, मतलब जब प्राइस हाई होगी लोग तो कम परचेज करेंगे, ठीक है, लेकिन लोगों को ये इंप्रेशन जाएगा कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर प्राइस लो रखोगे, लोग ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आपके कस्टमर बनेंगे, लेकिन आपका प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये अब टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, एक, और दूसरा आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, समझ आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक SDR बनाया, ASDR बनाया। अभी मेरे प्रोडक्ट जो है वो हम स्मॉल SMEs को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फलां प्रोडक्ट बनाया है, उनकी प्राइसिंग स्लो रखी हुई है। फिर अगर मैं बड़े ब्रांड्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो फिर मैं प्रीमियम प्राइसिंग रखूँगा, ऐसा या नहीं है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सिंपल टेक्निक होती हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस कर सकते हो और उसको आगे आगे लेके जाओ, कम कर दो, या इसमें आप जाओ कम से रखो, आगे ज़्यादा करते जाओ। अब इसको किस बेस के ऊपर कम ज़्यादा करना है, ये डिपेंड करेगा आपकी कस्टमर्स की क्वांटिटी और उनके फीडबैक के ऊपर। मतलब अगर आपके पास कस्टमर्स प्राइस आए हैं ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं ना, प्राइस कम करो, ठीक है। अगर आपके पास कस्टमर्स प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, तो वो सिग्नल दे रहा है कि आपकी प्राइस बहुत कम है, ज़रा ज़्यादा करो, ठीक है। तो तब आप प्राइस ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे बिला वजह प्राइस ऊपर नीचे नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। बिजनेस में डाटा के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं। समझ आइए किन दो बेसिस के ऊपर आपकी प्राइस के साथ खेलना है। हमें ये जैसे पता, फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस ओनर को क्या नाम है कांटेक्ट करते हैं, तो हमें ये कैसे पता लगे कि हम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्राइस ना रखें कि क्या नाम है। ऑब्वियसली आप क्या नाम है बार्गेनिंग तो वो बिजनेस ओनर करेगा, क्या नाम है, उसको सर्विस लेनी है कि हमें कितनी सर्विस लेनी है,
तो हमें कैसे पता लगे कि हम ज़्यादा ओवर प्राइस ना करें या हम ज़्यादा बहुत ही कम प्राइस? जब हमें कुछ भी नहीं पता, पहली दफ़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, इनका सवाल है कि अगर मैंने पहली दफ़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं इनिशियल प्राइस क्या रखूँ? ठीक है, उसके लिए बेस्ट यही होता है, क्योंकि अगर आप हाई रखेंगे ना, कस्टमर आना मुश्किल है, डाटा आना मुश्किल है आपके पास। लो से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा है ना मैं 20,000 इसका चार्ज करता हूँ इस प्रोडक्ट का, 5,000 से स्टार्ट करें। फिर कस्टमर की क्वांटिटी की बेस के ऊपर ना प्राइस ज़्यादा करें। तो साथ में भी जैसे आसान रखता होगा ये बड़े बिजनेस ओनर अभी स्मॉल एंटिटीज़ को जैसे टारगेट करें, लार्ज एंटिटीज़ को करें, लार्ज बिजनेस को करें, तो आपको कैसे पता है क्या नाम है आपने इतनी प्राइस रखनी है और इस स्पेसिफिक प्राइस है, इससे आपने कम नहीं जाना, वरना आपको भी जो मैं बताता हूँ बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस आपने जो रखनी है ना, तो एग्जैक्टली फार्मूला याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे रखना है। मैं फार्मूला बना देता हूँ आप लोगों का भी, ठीक है। अच्छा, फार्मूला हमारा इस तरह का है कि आपने सबसे पहले अपनी कॉस्ट रखनी है, कॉस्ट ऑफ सर्विस। ये सस्ती प्राइस में भी अपनी कॉस्ट ऑफ सर्विस पूरी करवानी है। ये नहीं है कॉस्ट ऑफ सर्विस ज़्यादा है और हमने प्राइस रख दी इनिशियली, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सर्विस आपकी आ गई, फिर उसके बाद आ गई कि अगले बंदा वैल्यू कितनी उसको प्रोड्यूस हो रही है, कितने पैसे उसके बच रहे हैं, आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, ये दो चीज़ें, आप ये दो चीज़ें देखें। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अगर पहले वो 1 लाख रुपए में काम करवा रहा था, लेकिन आपके प्रोडक्ट की वजह से उसका काम सस्ता हो गया और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है 5,000 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस में ना +10% कर लें, ठीक है। नीचे से फिर ऊपर लेके जाएं, +10% करें, उसे चार्ज करें। फिर देखिए कि कस्टमर्स कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, कस्टमर्स की वाव फीलिंग होती है या नहीं होती प्राइस देख के। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस में +1%, +2% ऐसे, या +5-10% लेके जाएं, ठीक है। नंबर 1 चीज़ है कि आपकी जो कॉस्ट है ना वो पूरी हो रही हो। प्रोडक्ट को डेवलप करवाने के लिए जो कॉस्ट आई थी ना आपकी, वो पूरी करनी है। अब सैस की बारी जब तक आती है, सैस का अगर हम लेते हैं, अगर हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें तो समझ आ गई है कि हम लोगों ने अपनी कॉस्ट पूरी करनी है, ऐसा है या नहीं है। लेकिन अब सैस जिसके ऊपर 2-3 लाख रुपए लगा है, लेकिन उसमें वैल्यू 50,000 की मिल रही, उसमें हम कैसे करेंगे प्राइस? सवाल है या नहीं है इसमें, है ना। आप उसमें हम कैसे करेंगे? अब हमारी सैस के अंदर हम ऐसे काम करेंगे कि जो हमारी रनिंग कॉस्ट है ना, जो उसके ऊपर कॉस्ट प्रोडक्ट पे आई है, वो नहीं, जो रनिंग कॉस्ट है, समझ आइए, जो APIs की कॉस्ट होगी है, उन चीज़ों को सिर्फ हम हैंडल करेंगे, प्राइस के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू आप देख रहे हैं ना कि वैल्यू उसको ज़्यादा मिल रही है, 50-60,000 सस्ती वैल्यू मिल रही है आपके प्रोडक्ट की वजह से, तो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है। अगर आपके लाखों रुपए में पैसे बच रहे हैं तो फिर तो ये प्रोडक्ट एंड लेवल है। लेकिन अमूमन ऐसे ही होगा क्योंकि AI ने प्रोसेसेस को आपके खुद ऑप्टिमाइज कर दिए, ठीक है। सवाल कोई भी नहीं? ओके, तो ये हमने बता दिया कि प्राइसिंग की 2 स्ट्रैटेजीज, हाई और लो। हाई से शुरू करो, लो पे आओ, लो से शुरू करो, हाई पे आओ, डाटा के लिहाज से, ठीक है, समझ आई। और मैंने ये भी बताया कि आपने प्राइसिंग कैसे रखनी है, आपकी जो कॉस्ट है ना वो पूरी हो रही हो। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट आई थी, ठीक है, या अगर आपकी सैस है तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट APIs वगैरह की। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है ना, लेकिन मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, बाहर लेकिन होता है, मेंबरशिप में देते हैं वो लोग यूज़ करने के लिए, तो उसमें वो टोटल पैसे नहीं ले लेते हैं एकदम से, लेकिन वो भी सैस के ही मॉडल पे लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमें ना विदिन 2-3 मंथ्स या कुछ महीनों में हमें प्रॉफिट होने लग जाए, या साल में प्रॉफिट होने लग जाए, ठीक है। प्राइस ऐसे ही करना है कि आपने अपने आप को नुकसान नहीं होने देना किसी एंगल से भी, किसी किस्म का भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई सवाल? ठीक है, आगे करें। अच्छा, प्लेस आती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्लेस कहाँ करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास डायरेक्ट आता है, रिटेल आ जाती है, ऑनलाइन आ जाती है, ऑनलाइन प्लेस करना या नहीं करना, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है। कवरेज आती है कि आपका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट है या नहीं है, यानी स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। या आपके पास हर बंदे के लिए प्रोडक्ट है,
हर बिजनेस ऑनर यूज़ कर सकता है, ठीक है। आपके पास फिर इसके बाद इन्वेंट्री आ जाती है, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स आपके सारे कैसे प्लेस होंगे अगर फिजिकल प्रोडक्ट है। ऑनलाइन प्रोडक्ट में चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। और हाँ बस यही आ जाती, फिर मार्केट वगैरह आ जाती, कहाँ टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक सिटी में कर रहे हैं, है। तो ये प्लेस है। नेक्स्ट करना। अच्छा, प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन जो है इसका मतलब यही है कि अपने मैसेज को कन्वे करना है एंड यूज़र एंड लीड की तरफ, ठीक है। इसके लिए आपके पास सोशल मीडिया आता है, ठीक है, आपके पास पीआरस आती हैं, ठीक है, कोलैबोरेशंस भी आ जाती हैं, सेल्स प्रमोशंस आ जाती हैं, कूपन्स आ जाते हैं। अगर कूपन्स अब सैस में भी होते हैं, आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स में अगर आप साइन अप करें, पेमेंट करें, वहाँ आता होगा ऑप्शन के कूपन ऐड करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी पास पर्सनल सेलिंग, लेकिन अमूमन आप लोगों ने ना, मोस्टली लोगों ने टेक स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, तो उन्हें सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करनी है और सोशल मीडिया और कोल्ड डीएम, बस ये 3 चीज़ें आप ये करें, सही है। कोल्ड कॉलिंग की लीड्स कहाँ से मिलेंगी? गूगल में अब मौजूद है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपकी आइडियल कस्टमर को, अगर बिजनेसेस है ना उसका मिल जाएगा। अगर आपने आम बंदों को टारगेट करना है ना, उनको डाटा मिल तो जाएगा, लेकिन उनको बेचना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, समझ आइए, क्योंकि वो नहीं लेंगे, बिजनेस ऑनर से ले लेंगे। अगर उन्हें बताओ ना वैल्यू है उनके बिजनेस के अंदर, लॉजिकली समझाओ। पाकिस्तानी लॉजिकल लोग हैं, ये याद रखना, लॉजिकल लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं सस्ती चीज़ मिले हमारी मर्जी से, ठीक है। लोग लेंगे, ये लोग लॉजिक तो हो गए, लेकिन फिर पैसे ज़रा कम देने हैं, मांगने हैं, ठीक है। कोई सवाल? डाटा कहाँ से मिलेगा? गूगल मैप्स अवेलेबल है, आपके पास डाटा रिपोजिटरीज है, गूगल में जाके आप आम लोगों का भी डाटा ले सकते हैं, नंबर्स ले सकती हैं। होता है अवेलेबल यार, मैंने जहाँ तक मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो एक प्रोडक्ट पे कॉलीग ही है, काम कर रहा है, तो उसने एक्सपीरियंस किया, वो बता रहा था कि उसे डाटा मिल गया था कहीं से। मैं उससे पूछ के बता दूंगा, ठीक है, लेकिन बिजनेसेस का डाटा मौजूद है गूगल मैप्स पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टार्टिंग में आपने ऐप बना लिया, सब कुछ बना लिया, प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ के नाम है आप कोल्ड कॉल्स करते हैं, तो बिजनेस तक आपको मिल जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंज्यूमर है, डायरेक्ट कस्टमर है, उससे कैसे आपका? अच्छा, बिल फर्ज अगर हमारे पास उनका डाटा नहीं आ रहा है ना, हाइपोथेटिकली मिल रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस जिससे मैंने पूछा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगा कहाँ से मिलता है डाटा। अगर उसका डाटा नहीं मिल रहा है ना आपके, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे ऐड चलाएं, ऐड के ऊपर एक या ऐड चलाएं या कोई लीड मैग्नेट बना लें। लीड मैग्नेट का पता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि कमेंट ऑटोमेशन एंड आई सेंड यू द लिंक, वो लिंक भेजते हैं, वो एक फॉर्म होता है, फॉर्म में नंबर ईमेल देनी पड़ती है, फिर जाके आपको चीज़ मिलती है। उस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे आपके पास फ़ोन नंबर्स का डाटा आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या नाम है, जैसे अगर आप रेड ओशन के अंदर कोई प्रोडक्ट जैसे अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कंज्यूमर्स इस तरह के हैं कि उनको ऑलरेडी किसी ने इस तरह का रिलेटेड प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया है, तो आप न्यू क्या नाम है, न्यू लोगों को क्या नाम है उस इंडस्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की तरफ कैसे देखते हैं? रेड ओशन में यही तो मसला है। अगर रेड ओशन में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, और लोगों कुछ बिजनेसेस ने अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ किया है, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं वही प्रोडक्ट लेके आऊँ, उसको मार्केट करो रेड ओशन में। देखें, उसमें आप ना, यही मसला है ना, यही सबसे बड़ा मसला है कि ऑलरेडी एक बिज़नेस अवेलेबल है जिसने मार्केटिंग कर दी है, अब मैंने जाके वहाँ कर दी, मैं प्राइस कम करूँगा, ऊपर करूँगा, क्वालिटी कम करूँगा, समझ आइए, प्राइस कम करूँगा, क्वालिटी भी कम करूँगा, प्रोडक्ट की गिराऊँगा मैं। मेरे रूल्स नहीं है, रूल्स मैं उसके देखूंगा, क्योंकि उसकी जो प्राइसिंग उस लिहाज से अपनी प्राइसिंग में एडजस्ट करूंगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उस लिहाज से अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में एडजस्ट करूंगा, समझ आई। इसमें लड़ाई करनी पड़ती है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है ना, ये बिजनेसेस नहीं प्रेफर करते इम्प्लीमेंट करना। मतलब जो एमेचर्स हैं ना, जैसे आज कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बताता हूँ, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा क्लोथिंग ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ही टी शर्ट है, आपके पास इतने इंस्टाग्राम पे लोग बैठे हुए जो एक ही चीज़ बेच रहे हैं, ये एमेच्योर होने की निशानी है। आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को टारगेट करता है, वो एक नई थिंकिंग पर्सपेक्टिव है, क्या आपने नई मार्केट बनानी है, समझ आई, या ऑलरेडी एक नई मार्केट बनी हुई है ना, कंपटीशन वहाँ पे कम है। जैसे आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे कोई मार्केटिंग करने लग गए, जैसे मैं सान राब्ता की कर रहा हूँ, नया ओशन ब्लू ओशन है ना, अब कोई बंदा जाके वो देखे कि अच्छा यार ये नई अपॉर्चुनिटी, तो उसको कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने ब्लू ओशन बनाया ना, वो एक्सपीरियंस बंदा होता है, याद रखना बिजनेस में उसका रहना ज़रा मुश्किल होता है। रेड ओशन में आप, मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना,
ईजिली मैं हरा सकता हूँ। ये जो क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, आराम से इनको हराया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर यही है कि आपको ना फाइट करना पड़ता है चंक्स के लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई सवाल? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एआई का प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे क्या नाम है ऑलरेडी आगे हैं, क्या नाम है कंपटीटर्स आगे हैं आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही। जैसे अगर आप आईडीई कंसीडर कर लें या एलएलएम कंसीडर कर लें, आपके पास ऑलरेडी क्लाउड है, केमी आ गया है, चैट जीपीटी है, तो आप एक कैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपको बताया, रिप्लाइंग लेट वाला जो काम था ना, इसको ऑलरेडी कंपटीशन है इसके अंदर आसान रब्ता का, ह्यूमन बींग्स कंपटीशन में है, असल एक्चुअल सेल्स का बंदा, ठीक है। उसके अलावा ये व्हाट्सएप की अपनी वो सर्विस भी है रिप्लाई लेट वाली, वो भी कंपटीशन में है ना। हमने उनकी वीकनेसेस निकाली हैं और पूरी एक नई मार्केट बनाई है, तो कॉस्ट भी कम की है और क्वालिटी भी ज़्यादा की है हम लोगों ने, उनसे ज़्यादा बेहतर हम काम हमारे टूल काम कर रहा है, ठीक है। आप आउट कम्पीट कर देते हो। फिर इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट मार्केट आती है। अगर यूएसए में प्रोडक्ट सारे लॉन्च हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या यूएई में लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट्स, वो ब्लू ओशन है आपके लिए, ठीक है। यूएसए के ग्रेट ओशन पकड़ के आप ब्लू ओशन बना सकते हैं किसी भी मुल्क में, समझ आई, अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये अब यही है कि आपने 4 पायस के साथ प्ले अराउंड कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, आपके पास 2 प्राइसिंग आती हैं, 2 टाइप के प्राइसिंग आती हैं, प्रीमियम, बजट, ठीक है। यानी कि आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, या तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स अगर प्राइसिंग प्रीमियम है, या तो बजट प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस है, ठीक है। अब प्रीमियम में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ज़्यादा कर देते हैं, कम लोगों को देते हैं, इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, प्राइस ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। प्राइस आपकी हाई हो जाती है, डिस्काउंट्स आपके रेयर हो जाते हैं, ठीक है। प्लेस आपकी सिलेक्टिव हो जाती है, एक्सक्लूसिव जैसे आउटलेट, जैसे आईफोन का आपने देखा होगा, हर बंदे को रिटेल करने नहीं देते हैं वो, ऐसा ही है ना, सिलेक्टिव रिटेलर्स होते हैं। अब ये जो शॉप वाले होते हैं, ये लोग उन रिटेलर से ख़रीद के अपने पास लेके आते हैं आईफोन्स, ऐसे ही है ना। तो प्रमोशन आपके पास आ गई है कि इसकी जो प्रमोशन है कि कोई एस्पायरेशनल, जैसे आईफोन है, आईफोन कहते हैं कि आईफोन का जो पूरा मैसेजिंग है, वो ये नहीं कि वी सेल कंप्यूटर्स, वो ये नहीं है, वो कहते हैं वी सेल एन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस थ्रू विच वी कैन डू योर डेली टास्क्स एंड चैलेंज द स्टेटस क्यो, कुछ इस तरह का उसका मैसेजिंग है, ठीक है। प्रीमियम, अब विंडोज़ की ऐसी भी नहीं है मैसेजिंग, है ना। अब बजट के अंदर उसका टोटली ऑपोजिट आ जाता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट बैक करना, मैं इसकी बता देता हूँ केस स्टडी। अच्छा, एप्पल की केस स्टडी हम लें, प्रोडक्ट प्रीमियम है, ऐसे ही है ना, हार्डवेयर भी देते हैं, सॉफ्टवेयर भी देते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ होता है, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी, प्रोडक्ट आ गया ना, ठीक है। प्राइस प्रीमियम होती है, डिस्काउंट्स इसमें नहीं इतने देते हैं लोग, ठीक है। प्लेस कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब या तो एप्पल के अपने स्टोर्स में अवेलेबल आईफोन होते हैं, उनकी सिलेक्टिव रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। प्रमोशन आपके पास आ गई, मिनिमलिस्ट एड्स होते हैं इनके, मतलब वो कुछ एड्स अपने देखे होंगे हाई फाई, इधर उधर से एनिमेशन आ रही है, इनकी ऐसे नहीं है, इनकी प्रमोशन टेक्निक के मिनिमलिस्ट एड्स होंगे, सिंपल किस्म के, सिंपल वर्डिंग। जैसे आपने सुना होगा इनकी आईपॉड की जो मार्केटिंग अगर आपने देखी है थोड़ी बहुत, उनकी जो स्टेटमेंट थी अब तक की मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन कॉपी थी वो, ठीक है। वो थी 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इसकी केस स्टडी मैं अपनी पूरी टीम को सुनाता हूँ और सिखाता हूँ मैं हमेशा, हर वक्त, बल्कि हर वक्त मैं बताता रहता हूँ। कॉपी राइटिंग जब भी करनी है, हम लोगों ने इस तरह की एड्स लिखनी है, ठीक है। अब कॉपी लिखने के भी ना 3 उसमें मेन चीज़ें होती हैं। कॉपी जब भी आप लिखते हो ना, तो वो सिंपल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको अगले बंदे को इमेजिन करवा रहे हो, ठीक है, और वो रिप्लेस कॉपी ना लोग कर सकें इजीली, समझ आई। हम क्या नाम है, हमें कैसे पता लगेगा कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट एक जैसे सक्सेस की तरफ चले गए, तो हमें कैसे पता लगेगा, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा अभी पैसे खर्च करेंगे क्या नाम है एडवर्टाइजिंग पे या उसके ऊपर, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम ये काम क्या नाम है थोड़ा
बैक कर दें एड्स के पे एड्स पे उस पे। अच्छा अब इसमें ना कुछ चीज़ विदाउट एड्स भी के नाम है आपकी वेबसाइट पे आ रही है, उस पे आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या नाम है से थोड़ा सा स्केल बैक करने का टाइम आ गया है, हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, हमें एड्स की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन हो है। गया सारों को पता सैमसंग के बारे में, आईफोन के बारे में, लोग खुद ही वेबसाइट पे जाते हैं, उनको आफ्टर टाइम क्या नाम है उनकी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं उसको तक मार्केट। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं हूँ मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बताऊँगा, हर बंदा हर बिजनेसमैन इसके ऊपर अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है? मैं क्या करूँगा हम ये देखते हैं। गुड क्वेश्चन। अच्छा इनका सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एड्स के ऊपर जो स्पेंड कर रहे हैं कम करें, हमारा प्रोडक्ट चल रहा है लेकिन एड्स पे स्पेंड हम करें, ठीक है? ये है बेसिकली अननेसेसरी कॉस्ट आप कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास सारा डाटा आ रहा होगा कि कौन सा कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कौन सी लीड कहाँ से आ रही है, इंस्टा से आ रही है, गूगल से आ रही है, कोल्ड कॉल से आ रही है, ठीक है? पर्सनली मैं क्या करूँगा, जोन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लीड्स ला रही होंगी ना, मैं सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा कर दूँगा। एड्स से अगर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मैं कॉस्ट कट कर दूँगा। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंस ये है ना, कोल्ड कॉलिंग में देखो एड से इतना आ रहा है, कोल्ड कॉलिंग में सारी काट दूँगा, बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। क्या पता 3-4 सीक्वेंसेस में चला रहा हूँ लेकिन कोल्ड कॉलिंग में सारे इन्वेस्ट करूँगा, समझ आई? इसकी जैसे सैमसंग की होगी, आपको पता है सैमसंग के फोन्स के नाम कितने अच्छे मार्केट बना ली गई ऑलरेडी, तो एड्स जो मोस्टली आते हैं वो उनके जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होता है उसके बारे में ऐड आता है मोस्टली। आपके क्या नाम है लो बजट फोन होगा उसके ऐड नहीं आते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या नाम है जैसे उन्हें आपने एड्स क्या नाम है स्केल बैक कर दी है, मतलब ओनली अपने मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, और बाकी सारे कंज्यूमर आ रहे हैं मोस्टली वेबसाइट पर जाके टाइप करते हैं वो खराब। अच्छा उन्होंने स्केल बैक नहीं किए हैं सबसे पहले, ठीक है? एड स्केल बैक नहीं किए हैं, उन्होंने उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है जो कि सबसे रेलिवेंट है, ठीक है? अब एक जनरल है 5th सेंचुरी में, सिंथेजो, उनकी बुक आर्ट ऑफ वॉर, बहुत अच्छी बुक है, पढ़े, मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ, आपको भी उस दिन मैं कह रहा था। तो वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डिफीट अ एनिमी, अगर आप न्यूमेरिकली कम भी हो उसको हरा सकते हो, ठीक है? और हराने की एक टेक्निक है, मल्टीपल पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर एक टेक्निक आपने अडॉप्ट करनी, वो है कि कॉन्सेंट्रेट योर अटैक्स, जहाँ से पेनिट्रेशन सबसे इजी हो, समझ आई? सैमसंग वो एड्स दिखा रहा है जो उन प्रोडक्ट्स के जो कि सबसे रेलिवेंट है, सबसे ज़्यादा बिक सकते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट है, ठीक है? समझ आई? अब अगर सैमसंग जाके कहने लग जाए कि 5000 रुपीज़ का लेट्स से मोबाइल लॉन्च किया, उस पर ऐड चलाने लग जाए कि मोबाइल फॉर पीपल हु वांट टू बाय समथिंग इन अ बजट, ये तो उनकी पूरी ब्रांड की इमेज ख़राब कर रहा है ना। वो अब ये प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर कि अगर कोई बंदा ले सकता है, लेकिन उन्होंने जाके फोकस तो उसी चीज़ पे करवा रहा है ना जिसकी वजह से उनकी ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी, है, जिनकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो स्केल डाउन नहीं कर रहे हैं, वो स्केल अप ही कर रहे हैं अपने बजट को, ठीक है? वो लेकिन वो चीज़ें एड्स उस पर चला रहे हैं जो कि रेलिवेंट है, सब पे नहीं चला रहे, समझ आई? कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, ये जो डिसीजन होते हैं ना, स्केल डाउन किस चीज़ को कब करना है, स्केल अप किस चीज़ को कब करना है, वो सारा डाटा डिफाइन करता है और आपको डिफाइन करता है कि आपने क्या चीज़ अगले बंदे को दिखानी है। इसलिए मैं कहता हूँ आर्ट ऑफ वॉर पढ़ें, ठीक है? आर्ट ऑफ वॉर इतनी अच्छी बुक है, मैं आपको मतलब बिजनेस अगर आपने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, किसी को भी हराना है बिजनेस के अंदर, आर्ट ऑफ वॉर के अंदर सारे वो रूल्स लिखे हुए हैं, बस रूल्स फॉलो करने हैं आपने, एंड देन यू विल विन, नो वन कैन डिफीट यू। ओके, कोई क्वेश्चन? चले आगे, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, ये आप जो आपको 4 पायस बताए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये जितनी भी बुक्स हैं ना मैंने अब तक पढ़ी हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज पढ़ी, जितनी भी मैंने एग्जीक्यूट की हैं, बिजनेस है नाम एक्सपेरिमेंट का। जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ है ना, वो बहुत एंजॉय करेंगे बिजनेस, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको 4 पायस बताए हैं, आप इसके अंदर अपनी एड ऑन्स भी कर सकते हैं, ठीक है?
आपने फॉर एग्जांपल कोई और बुक पढ़ी है, उसके अंदर एक और स्ट्रैटेजी थी, आप कह रहे हैं अच्छा जी फोर्थ पैच के साथ काफ़ी अच्छी तरह लग सकती है, समझ आइए, इस कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी अच्छा वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो ऐड कर लें। बाकी ये मार्केटिंग है, कल जो हमने पढ़ी थी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, नेक्स्ट करें, ये उसके अंदर आएगा सबसेट। ब्लू ओशन पहले बनेगी, फिर आपका ये बनेगी फोर पास, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आई। अब आपको कल याद है हमने पढ़ा थे 4 कॉन्सेप्ट ब्लू ओशन में पढ़े थे कि आप जब भी एक स्ट्रैटेजी कैनवास बनाते हैं, वो जो ग्राफ सा बनाते हैं, तो आपने 4 क्वेश्चंस हर फीचर के ऊपर अपने आप से करने हैं। क्या चीज़ मैं रेस कर सकता हूँ स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड में रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं रिमूव कर सकता हूँ, और क्या मैं नई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, याद है ना। अब ये 4 क्वेश्चंस आपने हर पीस में लगाने। प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये 4 सवाल आपने पूछने हैं। प्राइसिंग आप कह रहे हैं, 4 सवाल पूछने हैं। प्लेस कह रहे हैं, 4 सवाल पूछने हैं। प्रमोशन कह रहे हैं, ये 4 सवाल पूछने हैं। ठीक है, यहाँ लिखें फिर हर फीचर के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कैनवास बनाना है आपने। ठीक है, समझ आई। अब ये स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लैरिटी है ना वो स्पीड क्रिएट करती है, और स्ट्रैटेजीज अगर रिटन फॉर्म में आपके पास हो क्लैरिटी शो करती है। और सबसे बढ़ के जब आप टीम के साथ काम करते हैं ना, सब कुछ अपने दिमाग में फिट नहीं कर पाते हैं, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमारी स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग की टीम चला रहे हैं, आप सिंपली आप जाके ये नहीं बताएंगे आज ये बना दो, आपने बताना पूरा, उनको कॉन्टेक्स्ट देना है कि ये हमारी कैंपेन है, ये स्ट्रैटेजी, ये कंटेंट स्ट्रैटेजी एटसेट्रा। समझ आई। कोई सवाल, क्वेश्चन? नप। तो ये इस तरह ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर जाके आपने 4 सवाल पूछने अपने आप से, प्राइस में, प्लेस में, प्रमोशन भी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, प्रोडक्ट की 1 मिनट। प्रोडक्ट में पूछा हम लोगों ने, प्राइस पूछी, प्लेस पूछी, प्रमोशन पूछी है, वही 4 सवाल हमने इसमें पूछे हैं। ठीक है, सही है, सही है। कोई सवाल नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ ब्लू ओशंस हैं, और एयर शॉपिफाई, स्पॉटिफाई एक ब्लू ओशन था, एयरबीएनबी आपके सामने एक और ब्लू ओशन थी, नोशन। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को इनका पता होगा। तो आज ये हमने पढ़ा है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स हमने देखी है कि प्राइसिंग 2 टाइप्स, कैसे हम प्राइसिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, या तो हाई या लो, और फिर उसको चेंज कैसे करते हैं अंदर को। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत कोल्ड कॉल्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर पढ़ा है कि आप अपना ही प्रमोशन कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, अब हमने कंटेंट कैसे बनाना है, उसके लिए हम स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, स्टोरी ब्रांड। ठीक है, इंस्टा के ऊपर आपने कंटेंट कैसे बनाना है, फेसबुक पे, मेटा पे, या एड्स आपने बिल बोर्ड अगर कहीं बिलफर्स कहीं लगाना है, कैसे लगाना है, क्या टैक्स रखना है। बिल बोर्ड का तो खैर हम लोग इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग टेक स्टार्टअप हैं, हमारे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा वैल्यूबल इंस्टा वगैरह ज़्यादा बेहतर होता है, बिल बोर्ड से बेहतर होता है। ठीक है, तो कल हम ये पढ़ेंगे। कोई सवाल, क्वेश्चन किसी का भी? दोनों का नहीं है, किसी का भी नहीं? चलिए फिर कल हम मिलते हैं वापस स्टोरी ब्रांड 2.0 के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।